हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लास्ट 30 लेक्चर में हम लोगों ने केवल 29-30 लेक्चर में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को पढ़ा है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 31 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जैसा कि बच्चों हमने आपको कई बार बताया है कि ये जो न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, ये आपके पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को समाप्त कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नया लेसन, नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये न्यूमेरिकल जो है व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। हालांकि ध्रुवण और विवर्तन से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल आपके व्यतिकरण वाले ही लेसन से आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो भी मैं करूंगा उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और बाकी सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन कह रहा है कि आई तथा 4i तीव्रताओं के दो स्रोतों के बीच व्यतिकरण पर विचार कीजिए। उन स्थानों पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां कलांतर π/2 है और पाई है और तीसरा 2π है। ठीक है, तो यहाँ पर तीव्रता दी गई है, हमें इस क्वेश्चन में तीव्रता दी गई है। पहला ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, 3 क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 28 लेक्चर नंबर 28, लेक्चर नंबर 29 और लेक्चर नंबर 30। ठीक है, 3 लेक्चर हुआ है न्यूमेरिकल का, ये चौथा लेक्चर है न्यूमेरिकल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया यूनिट शुरू करेंगे। तो 13वां क्वेश्चन जो है, 13वें क्वेश्चन में हमें तीव्रता दिया गया है, I1 और I2 का मान दिया गया है। तो I1 बराबर दिया गया है हमें I और I2 बराबर हमें दिया गया है 4i। ठीक है, ये हमें दो तीव्रताएं दी गई है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनके व्यतिकरण पर विचार कीजिए और उन स्थानों पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां कलांतर, पहला हमें दिया है π/2 और दूसरा दिया है पाई और तीसरा दिया है 2π। कलांतर हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना है? तीव्रता निकालनी है। ठीक है, आई का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, जब कलांतर π/2 हो, जब कलांतर क्या हो? π/2 हो। पहला क्वेश्चन π/2 है, दूसरा है पाई और तीसरा है 2π। तो हम तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं कि I बराबर होता है I1 प्लस I2, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है, प्लस 2I1 इंटू I2 और ये अंडर रूट में रहता है, 2 बाहर रहेगा, 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस 5। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो I बराबर में हो जाएगा, I1 का मान I है, I2 का मान 4i है और प्लस 2i इंटू 4i इंटू कॉस 5 क्या होता है? कलांतर होता है। कलांतर की जगह हमें क्या रखना है? पहले π/2, कॉस π/2। यहां से i बराबर क्या मिलेगा हमें? i और 4i मिलके क्या हो जाएगा? 5i प्लस 2, ये अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 4i स्क्वायर और कॉस π/2, कॉस π/2 का मतलब हुआ कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब इसका इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको तीव्रता जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 5i, ये हमें मिलेगी। जब कलांतर π/2 होगा उस समय तीव्रता जो होगी वो कितना होगी? 5i होगी। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? जब कलांतर पाई हो। ठीक है, जब कलांतर क्या हो? पाई हो। तो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, जब कलांतर
पाई हो। ठीक, सेम फार्मूला। ठीक है, आई बराबर, फॉर्मूला लिख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2 और इंटू में cos फाइव। अब यहां पर I बराबर, I1 का मान क्या है, I है, I2 का मान 4I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 का मान 4I इंटू cos फाइव यानी cos पाई। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर करते हैं एक लाइन डाल के। देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 5i हो जाएंगे। तो I बराबर लिखा जाएगा 5i प्लस 2 4i स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 2 अंडर रूट के अंदर 4i स्क्वायर। उसके बाद cos पाई यानी cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, मल्टीप्लाई में रहेगा ये। I बराबर में 5i प्लस 2, ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा जब अंडर रूट से, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर का आई हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 2i और इंटू में -1। ठीक, अब i बराबर में यहाँ पर 5i और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4i और 5i में से 4i जाएगा, तो i बराबर हमें क्या मिलेगा, तीव्रता i ही मिलेगी। ठीक है, तीव्रता हमें क्या मिलेगी, I मिलेगी दूसरी कंडीशन में जब कलांतर पाई होगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरा, ये जो हम निकाल रहे हैं परिणामी तीव्रता है, ये फॉर्मूला जो है परिणामी तीव्रता का है, तो आप यहाँ I रिजल्टेंट लिख लीजिए, IR, R का मतलब हुआ रिजल्टेंट मतलब परिणामी। ठीक, तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा R, ये R और ये R रिजल्टेंट है, तो ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में जब कलांतर 2 पाई है, जब कलांतर क्या है 2 पाई है, तो I बराबर यानी I रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 इंटू I2 और इंटू में cos फाइव। ठीक, अब I रिजल्टेंट मिलेगा हमें, I1 की वैल्यू I 4I और प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I इंटू 4I। ठीक है, I1 का मान I, I2 का मान 4I cos 2 पाई। ठीक, उसके बाद I रिजल्टेंट बराबर I 4I मिलके क्या हो जाएंगे 5I और प्लस 2 4I स्क्वायर। ठीक, 2 4I स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई ही दिया है ना, 4I स्क्वायर और cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अब 2 पाई मतलब पूरा एक चक्कर घूम गया, यानी फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से आई आर बराबर 5i प्लस इसका वर्गमूल होगा 2i आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होके 4i हो जाएगा। यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस ही आएगा, यानी रिजल्टेंट जो मिलेगा तीव्रता वो कितनी मिलेगी 9i के बराबर मिलेगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 9i। ठीक, यही इन तीनों कंडीशन में तीव्रता का फॉर्मूला, तीव्रता का मान हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 2 × 10 की घात -5 मीटर चौड़ी स्लिट मतलब झिर्री पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2017 में 2 नंबर में पूछा गया है और 2019 में जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले भी प्रश्न हैं, मतलब सारे प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई दी गई है 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर, यानी हमें डी का मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। डी का मान हमें दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर। ठीक, ये झिर्री की चौड़ाई है, विवर्तन वाले लेसन से है। और लैम्डा तरंगदैर्घ्य कितना दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा बराबर हमें दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात -10 मीटर में आ गया। अभी 10 की घात 3 हमने यहाँ से लिखा और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। अब यहाँ से हमें लैम्डा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। ये हमें क्या मिलेगा, लैम्डा का मान मिलेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ रहा है विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो हम जानते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई ये होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा बाई ई, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई डी। ये होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई डी। अब यहां से 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा, लैम्डा का मान है 5 × 10⁻⁻7 और बटे डी, डी का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -5। ठीक है, 2 गुणे 10 की घात -5 दे रहा है। अब इसके बाद जो है यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 2 थीटा बराबर ये ऊपर जाएगा 5 × 10⁻⁻7 और इंटू 10⁵ हो जाएगा, या इसको हम लिखें 2 थीटा बराबर 5 × 10⁻²। ठीक है, कोणीय चौड़ाई है, आप रेडियन में लिख दीजिए। ठीक है, रेडियन में, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻² रेडियन। बच्चों यहाँ से 2 को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोणीय चौड़ाई जो होती है, हमने ग्राफ बनाया था, ये ऐसे ग्राफ बना था। तो कोणीय चौड़ाई जो होती है वो क्रमागत 2 निम्निष्ठों के बीच होती है। एक निम्निष्ठ ये हो गया प्रथम निम्निष्ठ, ये भी प्रथम निम्निष्ठ हो गया, तो 2 निम्निष्ठों के बीच में होती है। तो निम्निष्ठ का फॉर्मूला जो होता है, आप लोग क्या देखे थे, डी साइन थीटा बराबर होता है, डी साइन थीटा बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है ना, प्लस माइनस से लैम्डा दोनों तरफ होता है। अब उसके बाद जो है, जब यहाँ से थीटा, साइन थीटा जो है, थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो डी थीटा बराबर हमने निकाला था एन लैम्डा। प्रथम निम्निष्ठ यहाँ भी है, प्रथम निम्निष्ठ यहाँ भी है, तो एन की जगह 1 हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी हो जाएगा। ये एक तरफ का आया, अब दोनों तरफ का लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 थीटा 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला मिल जाएगा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई डी। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻² रेडियन। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में वेरी शॉर्ट में भी आपको दे सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 6 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ रहा है। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति भी निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो दिया गया है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी गई है, क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लैम्डा बराबर हमें क्या दिया गया है, तरंगदैर्घ्य कितना एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम, 7 मीटर। ठीक है, इसको 10 की घात 3, इसको 10 की घात -10, माइनस करेंगे 10 की घात -7 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद
झिरी की चौड़ाई डी का मान दिया गया है, 6 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो हमें इसको मीटर में बदल लेना है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -4 और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर, यानी 1/100 मीटर। या इसको हम लोग लिखें 6 गुणे 10 की घात -6 मीटर। क्या पूछ रहा है? तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो हम लिखेंगे तृतीय निम्नलिखित की, अतः तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तृतीय निम्नलिखित की। तो तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति निकालना है। कोणीय स्थिति निकालने का फार्मूला क्या होता है? वही d sin थीटा निम्नलिखित के लिए बराबर ±n लैम्डा, ये होता है। तो तृतीय का बोल रहा है तो n बराबर 3 रख देंगे। साइन थीटा जो है लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, तो d थीटा बराबर हो जाएगा ±3 लैम्डा। यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर हो जाएगा +3 लैम्डा बाई डी। यहाँ से मान रख दीजिए, तो थीटा बराबर हमें मिलेगा +3 लैम्डा। लैम्डा का मान कितना है? 6 गुणे 10 की घात -7 और डी का मान है 6 गुणे 10 की घात -6। ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा थीटा बराबर 3 इंटू कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और साथ में 6 गया 10 की घात -1। यह हम लोग लिखें इसको थीटा बराबर 0.3 रेडियन। 0.3 रेडियन, ये इसकी क्या हो जाएगी? कोणीय स्थिति। इसी में और पूछ रहा है, कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो अभी लिखेंगे अब कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। कोणीय चौड़ाई का फार्मूला भी हम लिखे थे 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई डी। ठीक, हमें 2 थीटा का मान निकालना है, 2 को इधर नहीं भेजना है, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घात -7 और डी का मान कितना है? 6 गुणे 10 की घात -6। 6 गुणे 10 की घात -6, 6 से 6 कैंसिल, 2 थीटा बराबर हमें मिलेगा 2 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात -1, या 2 थीटा बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 0.2 रेडियन। ठीक है, 0.2 रेडियन, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पोलेराइड ए तथा बी त्रासित स्थिति में रखे गए हैं। इनके मध्य पोलेराइड सी रखा गया है, जिसकी अक्ष पोलेराइड ए की अक्ष से 30 अंश झुकाव पर है। ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर फिगर जो बना है, मैं क्वेश्चन में बना देता हूँ। फिगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बना है, मैं आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक पोलेराइड ए रखा गया है, ये हम मान लेते हैं एक पोलेराइड ए है। ये ध्रुवण वाले लेसन से क्वेश्चन है, ये हम मान लेते हैं पहला पोलेराइड है और ये दूसरा बी पोलेराइड है। यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है। अब पहला पोलेराइड ऐसे रखा गया है, मान लेते हैं पहला पोलेराइड इस स्थिति में है और ये पोलेराइड ए है, ये पोलेराइड बी है। ये इसे 30 अंश के झुकाव पर रखा गया है, यानी ये ऐसे रखा गया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसे, इसकी अक्ष से 30 अंश झुकाव पर है। इसकी अक्ष कौन सी बनेगी? ये है इसकी अक्ष, ठीक।
तो इसके एच से ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, 30 अंश के एच पर रखा गया है। फिर आगे जो है ये कितना बोल रहा है, एक पोलराइड सी जो है इसके बीच में रखा गया है, एक पोलराइड सी जो है इसके बीच में रखा गया है। ठीक, एक पोलराइड सी इसके बीच में रखा गया है जिसकी एच पोलराइड की एच से 30 अंश पर है, इसकी एच 30 अंश पर है, ये भी ऐसे रखा गया है 30 अंश पर। ठीक, और ये दोनों परस्पर क्रॉसिट है, मतलब इसकी एच यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ये ऐसे होगी। क्रॉसिट का मतलब हुआ दोनों लंबवत ऐसे। ठीक, ये इतना ऐसे होगी। ठीक, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर इसके बीच जो है 30 अंश का कोण है, ये 30 अंश का है। अब जो है पूछ रहा है ये सी पोलराइड है, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पर आध्रुवित प्रकाश आएगा, यहाँ पर आध्रुवित प्रकाश आएगा, ये प्रकाश। ठीक, आध्रुवित प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो ए से निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है मेलस के नियम के अकॉर्डिंग, तो आई ए बराबर होगा आई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनसे इन पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ए से निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ये क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के लिए आई ए बराबर यहाँ पर आई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हम रखते हैं, तो आई ए जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? आई कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर आई ए बराबर मिलेगा हमें I/2। ठीक है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ए से निकलने वाली पोलराइड की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? I/2 होगी। अब हम बी से निकालते हैं। ठीक है, पहले सी से निकालते हैं। इसी प्रकार सी से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, तो IC बराबर क्या होगा? अब जो प्रकाश इससे जो मतलब यही प्रकाश इससे बाहर जाएगा, इसका मतलब इसकी तीव्रता IA कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका थीटा कितना है? 30 अंश है, तो IC बराबर मिलेगा हमें, IA का मान कितना है? I/2 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो I/2 और इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। यहां से IC जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? I/2 और गुणित 3/4, यानी तीव्रता जो C से निकलेगी वो क्या होगी? 3I/8 ये हो जाएगी C पोलराइड से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं B वाले से, इसी प्रकार B वाले से IB। अब इनसे जो प्रकाश देखिए ये दोनों 90 डिग्री पर है और ये 30 अंश पर है, यानी बचा कितना? 60 डिग्री। इसकी अक्ष से कोण इसका कितना बचा? 60 डिग्री बचा है। तो इससे जो प्रकाश ये 30 डिग्री पर है ना, ये यहाँ से कितनी डिग्री पर है? 30 डिग्री पर इस पर आपतित होगा। तो जो बचा कोण है 30 और 90 के बीच कितना बचा है? 60 डिग्री बच रहा है। तो ये होगा C से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो IC का मान यहां से रखेंगे, कितना है? 3I/8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा IB बराबर 3I/8 और गुणे 1/4, ये हो जाएगा IB बराबर 3I/32। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीनों का। मतलब ए पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता I/2, बी पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 3I/32 और सी पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 3I/8। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल थे उसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं। कल से एक नया टॉपिक शुरू होगा, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।